नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल चुनाव प्रचार अभियान में जुट चुके हैं। हर 5 साल में आने वाले इस महा उत्सव में सरकार हो या विपक्ष, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को साधने में जुटे हुए हैं। एक तरफ मोदी सरकार अपने विकास का पुलिंदा लेकर जनता के बीच दोबारा सत्ता में वापसी के लिए कोशिश में है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की खामियां उजागर कर वापसी की राह देख रही है। अब ज्यादा समय चुनाव को लेकर नहीं रह गए हैं। ऐसे में हमारी टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों के दौरे पर है। हम ये जानने निकले हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद जी ने पिछले 5 सालों में कितना किया विकास, कितने वादे हुए पूरे या वो रह गए अधूरे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार। दिल्ली के दावेदार में आज हम पहुंचे हैं महाकौशल के बालाघाट में। बालाघाट लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की अहम लोकसभा सीटों में से एक है। 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटों से मिलाकर बनी इस सीट पर वर्तमान में बीजेपी के बॉस सिंह भगत सांसद हैं। कभी कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में से एक इस सीट पर 1998 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। सतपुड़ा पर्वतमाला की छोर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की त्रिकोणीय सीमा और वैनगंगा नदी की गोद में बसा बालाघाट जितना ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक रूप में समृद्ध है, उतनी ही यहाँ की सियासत भी। बालाघाट लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की अहम लोकसभा सीटों में से एक है। कभी कांग्रेस के मजबूत गढ़ में से एक इस सीट में 1998 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। वर्तमान में इस सीट से बीजेपी के बॉस सिंह भगत सांसद हैं। बालाघाट संसदीय सीट में 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बालाघाट जिले की सभी 6 और सिवनी जिले की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। बालाघाट जिले की बहियर, लांजी, परसवाड़ा, बालाघाट, बारा सिवनी और कटंगी सीट, वहीं सिवनी जिले की बरघाट और सिवनी विधानसभा सीट शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बॉस सिंह भगत ने कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे को हराया था। बॉस सिंह भगत को जहां 4,80,594 मत मिले, वहीं हीना कावरे को 3,84,553 वोट पा सकी। जीत हार का अंतर 96,041 मतों का था। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुभव मुंजारे 99,392 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जहां 43.44% वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार 34.76% वोट पा सकी। 2009 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो बीजेपी प्रत्याशी केडी देशमुख ने कांग्रेस उम्मीदवार विश्वेश्वर भगत को मात दी थी। देशमुख को यहां 2,99,959 मत मिले, वहीं विश्वेश्वर भगत 2,59,140 वोट पा सके। जीत हार का अंतर 40,819 मतों का था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार कंकर मुंजारे 48,800 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। बीजेपी प्रत्याशी को 39.65% वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार 34.25% मत पा सके। बालाघाट लोकसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई और पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस की सीडी गौतम ने जीत हासिल की थी। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के चिंतामन थिवरू सांसद निर्वाचित हुए। 1962 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने सेंध लगाई और भोलाराम रामाजी चुनाव जीते। लेकिन 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर वापसी की और सीआर गौतम निर्वाचित हुए। 1971 में कांग्रेस के सीआर गौतम दोबारा सांसद चुने गए। 1977 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कचरू लाल जैन ने जीत हासिल की।
साल 1980 में फिर कांग्रेस ने वापसी की और नंदकिशोर शर्मा सांसद बने। 1984 के चुनाव में नंदकिशोर शर्मा दोबारा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1989 में जनता ने निर्दलीय को दिल्ली भेजा और कंकर मुंजारे ने जीत दर्ज की। 1991 में कांग्रेस के विश्वेश्वर भगत सिंह चुनाव जीते। 1996 में विश्वेश्वर भगत को दोबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और सांसद चुना। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने सीट पर खाता खोला और गौरीशंकर बिसेन सांसद निर्वाचित हुए। 1999 में बीजेपी के प्रहलाद सिंह पटेल विजय हुए। पटेल को वाजपेयी सरकार में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री भी बनाया गया था। 2004 में बीजेपी के गौरीशंकर बिसेन सांसद चुने गए। 2009 में बीजेपी के केडी देशमुख और 2014 में बौद्ध सिंह भगत को जनता ने चुनाव जिताकर संसद भेजा। बालाघाट में किसी एक खास नेता की पकड़ नहीं रही है। विश्वेश्वर भगत, नंदकिशोर शर्मा और बीजेपी के गौरीशंकर बिसेन दो बार चुनाव जीते हैं। 1952 से लेकर अब तक कुल 16 चुनाव हुए, जिसमें 8 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी और 3 बार दूसरे दलों का कब्जा रहा है। बालाघाट से भानेश साकुरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बालाघाट देश विदेश के खनिज मानचित्र पर एक गौरवशाली स्थान रखता है। देश का लगभग 80% मैग्नीज का उत्पादन बालाघाट में होता है। वहीं मलाज खंड की तांबा खदान विश्व प्रसिद्ध है। कभी देश के धुर सबसे नक्सलवाद का शिकार कर रहे इस क्षेत्र की तस्वीर बदलती जा रही है। बालाघाट में रोजगार अहम मुद्दा है। तमाम खदानों के बावजूद क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं। वहीं दूसरे उद्योग भी दम तोड़ रहे हैं। ब्रॉडगेज का काम भी काफी धीमी गति से चल रहा है। बालाघाट प्राकृतिक संसाधनों और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। 52% भाग में घने वन है। विश्व प्रसिद्ध मंडला का कान्हा नेशनल पार्क का एरिया यहां तक फैला है। बालाघाट बांस के लिए प्रसिद्ध है। देश में यदि सबसे अधिक गुणवत्ता वाला बांस मिलता है तो वो बालाघाट है। बालाघाट देश विदेश के खनिज मानचित्र पर एक गौरवशाली स्थान रखता है। बालाघाट जिला मैग्नीज और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देश का लगभग 80% मैग्नीज का उत्पादन बालाघाट में होता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फेरो मैग्नीज प्लांट भरवेली में लगाया गया है। बालाघाट जिले की भरवेली, उकवा, तिरोड़ी माइंस मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं मलाज खंड की तांबा खदान विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के तांबा की मांग विदेशों तक में है। कभी ये क्षेत्र देश के सबसे धुर नक्सलवाद का शिकार था, लेकिन अब इसकी तस्वीर बदली हुई नजर आती है। वन खनिज संपदा से भरपूर इस क्षेत्र में विकास को लेकर कई संभावनाएं हैं, लेकिन सियासतदानों ने जमकर इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। बालाघाट क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। कभी इस क्षेत्र में 250 से अधिक राइस मिल और करीब 40 पोहा मिल संचालित हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 25 मिल ही संचालित हो रही हैं। वहीं अंग्रेजों के समय का कपड़ा बनाने वाला कवेलू उद्योग भी दम तोड़ रहा है। 48 में से सिर्फ 19 फैक्ट्रियां ही चल रही हैं, वो भी बंद होने के कगार पर हैं। यहाँ उद्योग और रोजगार दोनों का संकट बना हुआ है। तेजी से पलायन हो रहा है। जिले में वन खनिज संपदा भरपूर है। मैग्नीज और तांबा माइंस होने के बाद भी यहाँ के स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। वहीं इससे जुड़ी प्रोसेसिंग यूनिट और इससे जुड़े प्लांट यहाँ पर नहीं है। विगत 20 वर्षों से भाजपा का सांसद बालाघाट में काबिज है, और इन 20 वर्षों में आपने बालाघाट का एक भी विकास देखा हो तो बता दें। वहीं अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो माननीय कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र आप देख सकते हैं। छिंदवाड़ा मॉडल पूरे मध्य प्रदेश नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है कि अगर विकास होता है तो इस तरह का विकास होता है। उसी तर्ज पे अभी हमारी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे केंद्र में हमारी सरकार आएगी और वर्तमान में अभी कांग्रेस का सांसद बनेगा तो इसी तर्ज पे
काम शुरू होगा। जैसे हमारे यहाँ उद्योग होने चाहिए थे, बांस का कागज का कारखाना लग जाना चाहिए था, है ना। अपने यहाँ मैंगनीज है, सोना है, तांबा है, इनसे जो संबंधित उद्योग लग रहे थे वो उद्योग धंधे नहीं लग पाए। जैसे मलाजखंड के ऊपर में बड़ा उन्होंने सांसद बुद्ध सिंह भगत जी ने अपना वो दिया था कि यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ से आज भी खेतरी जा रहा है। वो प्लांट यहाँ पे इन्होंने डेवलप नहीं किए। आज यहाँ का युवा ठगा सा महसूस कर रहा है, हाथ पे ऐसे हाथ रख करके, जैसे अगर कहीं जाता है वो बताता है, बोले कहाँ से हो आप, बोले बालाघाट से। बालाघाट कहाँ? तो बोले मलाजखंड, जहाँ से सोना निकलता, तांबा निकलता है। तो वो सिर्फ हाथ ऐसे रख करके शान से तो कहता है, लेकिन उस युवा को आज मिल क्या रहा है? वो युवा ये सोच रहा है कि आज जैसे नेशनल पार्क, हमारे बालाघाट जिले में नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में लेकिन उससे संबंध पास में लगे हुए रिसोर्ट 200 एकड़ में, 150 एकड़ में रिसोर्ट के लिए परमिशन दे दी गई, लेकिन कोई उद्योग के लिए वहाँ पे परमिशन नहीं दी गई। ये एक बड़ा विषय है और इस पे युवाओं को सोचना भी चाहिए। हमारे बालाघाट जिले के युवाओं को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ नेशनल पार्क होते हुए वहाँ रिसोर्ट दूसरे खोल रहे हैं, वहाँ पे उद्योग ये होने के बाद में भी, धंधे नहीं होने के बाद में, अगर बड़ी मैंगनीज है उसमें अपने यहाँ के लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग आकर के रोजगार कर रहे हैं। यहाँ का युवा पूरी तरह बेरोजगार है। इन सारे युवाओं से मेरा आग्रह है कि ये सारे युवा मिलकर के इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़े। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 2014 लोकसभा चुनाव ब्रॉडगेज के मुख्य मुद्दे को लेकर लड़ा गया था। 5 साल के कार्यकाल में ब्रॉडगेज का कार्य पूरा नहीं हो पाया। गोंदिया बालाघाट जबलपुर ट्रैक में बालाघाट की ओर से केवल समनापुर तक ही ट्रेन पटरियों पर दौड़ पाई है। वहीं कटंगी तिरोड़ी ब्रॉडगेज का कार्य भी अधूरा है। इसी तरह नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रूट पर ब्रॉडगेज का कार्य अभी शुरू हुआ ही है। बालाघाट ब्रॉडगेज लाइन में गोंदिया से सीधे जुड़ चुका है। इसके बावजूद गोंदिया और नागपुर के लिए पैसेंजर गाड़ी छोड़ यहां से दूर के लिए कोई बड़ी ट्रेन नहीं चल पाई। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, हाईवे हो या फिर संसदीय क्षेत्र की सुदूर सड़कों की हालत खस्ता हाल है। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है। देश में चावल का उत्पादन कई राज्य में होता है, लेकिन स्वाद और सुगंध के मामले में वे बालाघाट के चावल के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। बालाघाट जिले का चिन्नौर चावल अपनी अलग पहचान रखता है। इसके बावजूद क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। फसल बीमा के लाभ से अधिकांश किसान वंचित हैं। वहीं अस्पताल खुद बीमार है। मरीज गोंदिया और नागपुर के भरोसे हैं। क्षेत्र में स्कूली शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। कॉलेजों में प्राध्यापकों की कमी है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। वहीं सांसद के गोद लिया आदर्श ग्राम गोपालगंज में पेयजल सहित समस्याओं का अंबार है। तमाम मुद्दों के बीच क्षेत्र के सांसद बॉस सिंह भगत के विकास को लेकर अपने ही दावे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जो जिले की जनता है पूरे 5 साल सांसद जी को देखने के लिए तरस गई। काम की तो आप बात छोड़ दें, काम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन काम के साथ हमारे सांसद जी भी पूरे 5 साल तक कहीं क्षेत्र में नजर नहीं आए। और जिस तरह का माहौल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में खुलकर जो गुटबाजी देखने को मेरी पूरे 5 साल के अंदर में आपने स्वयं देखा, हमारे पूरे पत्रकार साथी उस कार्यक्रम में मौजूद थे कि जिस तरह की घटना कैबिनेट मंत्री और सांसद जी के मध्य में हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी खुल के सामने आती है, उनकी कार्यशैली भी सामने आती है। और ज़िले के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के बावजूद, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जिस तरह के काम जिले के अंदर में विकास के कार्य होना चाहिए थे, कहीं भी दिखाई नहीं देते। ना कोई बड़ा उद्योग जिले के अंदर में स्थापित किया गया है, बल्कि जो हमारे पुराने उद्योग थे, आप चाहे देख लीजिए कि कवेली की जो फैक्ट्रियां थी बालाघाट जिले के अंदर में, एक बहुत बड़ा व्यवसाय था हमारा। उसके अलावा आप देखते थे कि जो राइस मिल होती थी, पोहा मिल होती थी, आज ये सारे उद्योग बंद होने की कगार पर है। ये स्थिति है। नए उद्योग तो नहीं खुल रहा है, लेकिन जो हमारे पुराने उद्योग, जो पारंपरिक उद्योग थे जिससे जिले को एक आय होती थी, वो उद्योग भी आज बंद होने की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है राष्ट्रीय अस्मिता, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, सीमाओं पर तैनात हमारे शहीदों का सम्मान और देश का विश्व में सम्मान, और इस राष्ट्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश आगे बढ़ रहा है,
विश्व गुरु बनने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें राष्ट्र की जनता कहीं व्यवधान नहीं आने देगी और पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनाएगी। पहले एक तो 12-13 साल से ये ब्रॉडगेज का काम रुका पड़ा था। जैसे मैं सांसद बना तो हमने सबसे पहले फॉरेस्ट की एनओसी दिया और उसके बाद में टेंडर हुए, काम शुरू हुए, लेकिन इत्तेफाक कहिए कि उसमें एक ठेकेदार ने गोली मार लिया, अपने आप को ठक्कर करके ठेकेदार था, तो उसके कारण वो 1 साल तक काम रुका पड़ा रहा। उसके बाद में उनके लड़के ने पुनः काम शुरू किया। पिछले बार मनोज सिन्हा जी आए थे तो उनके ध्यान में ये बात लाई गई थी, तो उनने इसका टेंडर निरस्त करने के लिए, ब्लैक लिस्टेड करने के लिए उनने आदेश भी दे दिया था। लेकिन उन्होंने अधिकारियों से सबसे यानी गुहार लगाई कि नहीं, बोले हम टेंडर निरस्त ना करिए, हम इसको काम को कर देंगे समय सीमा के भीतर। लेकिन काम जिस गति से शुरू होना चाहिए था उस गति से नहीं होने के कारण ये थोड़ा सा जो शमनापुर से लेकर लामता तक का इस काम में थोड़ी देरी होगी, लेकिन जो नैनपुर से लामता है वो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। कटंगी रोड भी बहुत तेज गति से काम चल रहा है। 1 साल कोर्ट में चल गया था केस वो, और उसका भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं हुई थी। जैसे ही मैं सांसद बना तो सबसे पहले उसकी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई किए और भूमि अधिग्रहित किए। उसके बाद में उसके टेंडर हुए। टेंडर के बाद में ठेकेदार जीएसटी को लेकर के कोर्ट चले गया, तो 1 साल करीब कोर्ट में पेंडिंग रहा केस। उसके बाद में फिर रेलवे डिपार्टमेंट कोर्ट से जीत गया, तो दोबारा टेंडर लगे उसके, और अब काम द्रुत गति से, कोई बाधा ही नहीं है, और वो भी 1 साल के भीतर बन जाएगा वो। और एक वाराणसी का भी जो अप्रोच रोड हमने स्टेशन तक टिहलीबाई स्कूल से स्वीकृत कराया है, उसकी भी गिट्टी विट्टी बिछ गई है, ठेकेदार डांभर नहीं किया है उसको। तो उस संबंध में भी हमने उनको ध्यान में लाया कि ये काम जल्दी पूरा हो। एक अपना शमनापुर में जो अंडरग्राउंड ब्रिज, गांव वालों को बहुत फेरे से आना पड़ता है, तो सीधा मार्ग जो है बंद हो गया है स्टेशन पास में होने के कारण, तो एक अंडरग्राउंड ब्रिज का भी हमने प्रस्ताव दिया है वहाँ पर। और एक यहाँ से सीधी रेल सेवा हम प्रारंभ करना चाहते हैं। हमारे जीएम से भी बात हुई बिलासपुर, और डीआरएम से भी हुई, और वहाँ रेलवे बोर्ड में भी, जैसे महाराष्ट्र एक्सप्रेस है, अब झारसुगड़ा है, शताब्दी है, तो इनको यहाँ से सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाए। देखो उम्मीद है कि उनने आश्वस्त किया है कि हम करेंगे करके। और भी बहुत सारी यहाँ की समस्याएं थी जिसको हमने उनके बहुत सारे हमारे किसानों की ज़मीन रेलवे ने अधिग्रहण किया है और उनको अभी तक सर्विस नहीं मिली है और लेट हो रहे हैं, तो उसके संबंध में भी 100-150 लोग गए थे हम, तो उन्होंने कहा फरवरी तक हम सबको नौकरी दे देंगे। नहीं, वहाँ जितनी बुनियादी जो सुविधाएं थी, सारी बुनियादी हाई स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी से लेकर के सब सड़कें, नालियाँ, उद्यान, पोस्ट ऑफिस, सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करा दी गई है। हाट बाजार जो एक मॉडल गांव के रूप में उसको विकसित किया गया है, और वो उससे पूरे क्षेत्र को एक संदेश जाता है कि आदर्श ग्राम कैसा होना चाहिए। 64 साल के बौद्ध सिंह भगत 2014 का चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। सांसद बौद्ध सिंह भगत की 16वीं लोकसभा में उपस्थिति 82% रही। उन्होंने 22 बहस में हिस्सा लिए और 113 सवाल भी पूछे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, ब्याज मुक्त लोन जैसे मुद्दों पर सवाल किया। बौद्ध सिंह भगत को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो कि ब्याज की रकम मिलाकर 25.38 करोड़ हो गई थी। इसमें से उन्होंने 21.47 यानी मूल आवंटित फंड का 84.19% खर्च किया। उनका करीब 3.92 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च किए रह गया। कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका जवाब सांसद जी को मतदाताओं को देना ही होगा। बालाघाट से भानेश साकुरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लगातार 5 चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की नजर 6वीं बार जीत पर टिकी हुई है। वहीं कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी की सक्रियता के चलते पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार जितने अंतर से हारे, उससे ज्यादा वोट समाजवादी और दूसरे दल ले गए। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत हुई है। 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस और उसके एक निर्दलीय समर्थक का कब्जा है। बालाघाट मध्य प्रदेश की वो लोकसभा सीट है
जिस पर पिछले कुछ चुनावों से सिर्फ एक ही पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी का खाता इस सीट पर जरूर देर से खुला, लेकिन पहली जीत दर्ज करने के बाद उसे यहाँ पर कोई मात नहीं दे पाया। 1998 में बीजेपी ने यहाँ पर अपना पहला चुनाव जीता और ये सिलसिला अब तक जारी है। लगातार 5 चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की नजर 6वीं बार जीत पर टिकी हुई है। वहीं कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी की सक्रियता के चलते पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार जितने अंतर से हारे, उससे ज्यादा वोट समाजवादी और दूसरे दल ले गए। बात उम्मीदवारी की करें तो बीजेपी से वर्तमान सांसद बॉस सिंह भगत एक बार फिर प्रमुख दावेदार हैं। वहीं पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम हरीन खेड़े को टिकट दिलवाने में पूरा जोर लगाए हुए हैं। वहीं एक नाम बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर का भी है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो यहाँ दमदार प्रत्याशी पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत और मधु भगत का भी है। हालांकि दोनों नेताओं को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन क्षेत्र में दोनों नेता सक्रिय हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से अनुभव मुंजारे और पूर्व निर्दलीय सांसद कंकर मुंजारे भी दावेदार हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में गुटबाजी कम नहीं है। क्षेत्र के सांसद बॉस सिंह भगत और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की मतभेद खुलकर कई बार सामने आ चुके हैं। यही स्थिति कांग्रेस नेताओं के बीच भी है। जहां तक ऐसा लगता है कि इस बार नया चेहरा कांग्रेस से आएगा और आप विधानसभा के चुनाव परिणाम से ही समझ जाइए कि पाला किसके तरफ में है। तो इस बार तो निश्चित तौर पर लोकसभा बालाघाट से ही कांग्रेस जीतेगी। देखिए, नोटबंदी है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जीएसटी है, किसानों के कर्जा माफ है, ये सारे मुद्दे जो सेंट्रल से भी रिलेटेड मैटर हैं, एमएसपी बढ़ाने का, समर्थन मूल्य बढ़ाना जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव के मैदान पे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी पे है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मंत्री को एक लोकसभा क्षेत्र का और वहाँ एक लोकसभा क्षेत्र में 4 विधायकों को लोकसभा जिताने की जवाबदारी दिया जा रहा है। और अभी जैसा कि हम लोगों ने जो ऋण माफ़ी किए हैं, ऋण माफ़ी को लेकर जमीनी स्तर तक जाने का, उनको फॉर्म भराने का, ये सब एक तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति। इसका फैसला कौन बालाघाट संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार होगा, मध्य प्रदेश के 29 और देश की 543-45 सीटों कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेंगे, ये सारा फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। ये मेरा विषय नहीं। पिछले कुछ नतीजों को देखा जाए तो ये सीट बीजेपी का गढ़ बनती जा रही है। बालाघाट लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा है। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में नतीजे उल्टे थे। 4 सीटों पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय ने चुनाव जीता था। फिलहाल कमलनाथ सरकार की रणनीति यहाँ पंजा लहराने की है। यही कारण है कि वारासिवनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को सरकार ने मंत्री भी बनाया गया है, जिससे ये सीट बीजेपी से वापस ली जा सके। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो इस सीट पर कुल मतदाता 17,56,715 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,79,539 है। वहीं 8,77,164 महिला वोटरों की संख्या है। अन्य 12 मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने कुल 2,275 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इस सीट पर जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर अधिकतर पवार जाति से ही सांसद रहे हैं। पिछले चुनाव में संसदीय क्षेत्र में जातिगत वोट को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पवार जाति के पूर्व विधायक बॉस सिंह भगत को यहां प्रत्याशी बनाया था। वहीं इसके उलट कांग्रेस ने 30 साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए मरार जाति की हिना कावरे को प्रत्याशी बनाकर यहां नया दांव खेला था, लेकिन कांग्रेस का ये दांव यहां पर फेल हो गया और बीजेपी यहां जीत गई। आदिवासी वोटरों के अलावा लोधी और पवार जाति के वोट निर्णायक होते हैं। हालांकि लोधी मतदाता बीजेपी से नाराज चल रहे हैं।
कुल मिलाकर यहाँ दोनों दलों को जाति समीकरण साधना आसान नहीं दिखाई देता है। बालाघाट से भानेश साकोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तमाम मुद्दों, दावों और वादों के बीच बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की क्या है राय, आइए जानते हैं। जैसा कि हमारे बालाघाट जिले के सांसद का कार्यकाल भी उतना अच्छा तो नहीं रहा और उन्होंने जो वादे किए थे अपने वादों से पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हुआ वादों को पूर्ण करने में, इसलिए हम वर्तमान समय के सांसद के पक्ष में थे। ये कहना ठीक नहीं होगा कि सांसद जी ने कोई विकास कार्यों में ध्यान नहीं दिया। उन्हें जहां ध्यान देना था दिया, और चूंकि यहाँ राज्य सरकार थी तो हमारे काम जो विकास कार्यों के होना था वो लगभग कार्य हो रहे थे। और सबसे प्रमुख विषय था, हमारी संसदीय क्षेत्र के दो विषय थे, एक हमारी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन और दूसरी सिवनी से नागपुर की 4 लेन। ये दोनों अड़ंगों को हमारे सांसद और हमारे जिले के सभी नेताओं ने मिलकर दूर किया और ये परियोजनाएं लगभग पूर्णता की ओर। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। एक तो सबसे पहली बात, लोगों में उनकी छवि बहुत अच्छी है। उनका क्या है, स्पष्ट वक्ता के रूप में जाना जाता है। किसी भी काम को करना है तो उसमें कोई लाग लपेट करके नहीं, और स्पष्ट कर बोल देते हैं कि यह काम हो जाएगा और उसमें बिल्कुल लग के काम करवाती हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल सिवनी और बालाघाट जिले को अपना दिया है। आम लोगों में वो बहुत लोकप्रिय हैं और पुनः भारी मतों से जीतेंगे। मोदी लहर में वो फिर से जीत के बालाघाट लोकसभा के सांसद बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। निश्चित रूप से सांसद महोदय की निष्क्रियता है और साथ ही गुटबाजी जो पूर्व मंत्री थे उनके साथ में जो गुटबाजी उनके द्वारा की गई, उसके जिम्मेदार दोनों पूर्व मंत्री जी है और वर्तमान सांसद है। पर आपको बताना ये भी चाहूँगा कि जब से मध्य प्रदेश की सरकार अभी आई है तो आम जनता की, युवाओं की उम्मीद जागी है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले में जो मध्य प्रदेश की नई सरकार बनी है उनके आने से रोजगार के साधन उपलब्ध जरूर होंगे। उनका कार्यकाल कुछ खास बड़ी उपलब्धि तो उन्होंने अपने इस कार्यकाल में नहीं कर पाई है कि वो अपनी जनता के बीच अपनी कुछ उपलब्धि बता सकें। एक हम युवा सांसद चाहते हैं जो जनता के बीच का हो, जनता को सुने, जनता की परेशानियों को समझे, महसूस करे और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। युवा हो, शिक्षित हो और लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे और तुरंत कार्रवाई करे। स्थानीय स्तर पर कि बालाघाट एक बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में हमारे खनिज संपदाएं हैं। मैग्नीज प्लांट है, कॉपर प्लांट है। वन विभाग में बांस के बहुत अधिक मात्रा में बांस उत्पादन बालाघाट जिले में होता है। धान की खेती अच्छी होती है और उसके बाद में कोई कारखाना प्रदेश में माने बालाघाट क्षेत्र में नहीं है। वो बहुत एक गंभीर समस्या है। आज रोजगार के लिए बालाघाट जिले के युवाओं को दूसरे प्रदेश में और दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए आगामी चुनाव में हम इस विशेष ध्यान रखेंगे। ये थी मतदाताओं की राय और क्षेत्र का हाल जानने के बाद हमने सांसद जी के 5 सालों का परफॉर्मेंस को लेकर पब्लिक सिग्नल तैयार किया है। इस सिग्नल में हमने 3 पैमाने दिए हैं। ग्रीन सिग्नल यानी सुरक्षित, येलो यानी मेहनत की जरूरत है और रेड सिग्नल यानी खतरे में सांसद जी। तो आइए देखते हैं बालाघाट सांसद का पब्लिक सिग्नल। क्षेत्र की जनता जनार्दन ने सांसद बॉस सिंह भगत को येलो सिग्नल दे दिया है। ये तो रहा बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हाल। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और संसदीय सीट के रिपोर्ट के साथ। फिलहाल दिल्ली के दावेदार में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार।